जी दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू सबरंग। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सियासतदान जो हैं वो एक अरसे से हमारी जो फौज है उसको और अदारों को मलाइन करते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ होता कुछ नहीं। दो गो के बहुत सारी एफआईआर जो हैं वो भी उनके खिलाफ कटी हुई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं और इफ्तिखार भाई, जावेद हाशमी साहब जो हैं उनके हवाले से। जावेद हाशमी साहब एक बड़े अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को नून लीग छोड़कर पीटीआई ज्वाइन करने के बाद अपने आप को बहुत खराब किया। और जब वापस नून लीग में गए तो नून लीग वालों ने भी उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। गो के जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा तो जावेद हाशमी साहब यहाँ भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते रहे और जेल में भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। आज हम इस पर तफसीली बात करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ जो कि उन्होंने तकरीबन 8-9 साल पहले एक बयान दिया था फौज के हवाले से। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। मैं इमरान खान भी नाराज, नवाज शरीफ भी नाराज, मेरी सियासत कहाँ रहेगी? साजिश ये है कि 10 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 10 साल, ये क्या तमाशा है इस मुल्क के साथ? क्यों कर रहे? पहले था धांधली के नाम पे, फिर था ये पनामा के नाम पे, कभी किसी नाम पे। जो भी यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, एक लम्हा उनको आराम से बैठने नहीं दिया जाता। सादिक उल अमीन और अमीन कोई नहीं है, कोई जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज नहीं है, कोई जनरल नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है। जी, वो कह रहे हैं कि सादक और अबीन यहाँ कोई भी नहीं है, ना कोई जर्नैल है, ना कोई जज है और ना कोई सियासतदान है। गो कि वो अपने आप को भी उस ज़िमरे में गिन गए हैं कि सादक और अबीन मैं भी नहीं हूँ। बहरहाल एनीवे, एक और मैं क्लिप सुनाता हूँ, क्योंकि नून लीग को छोड़कर ये इमरान खान की पार्टी पर गए और उस पार्टी में जाकर कुछ अर्सा गुजारने के बाद ये वापस नून लीग में आए। और आजकल वो इमरान खान के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये तो एक खरीदो फरोख्त की एक मंडी है जो सेनेट का इजलास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रोक भी नहीं सकता, ये मंडी है। और अगर ये ना होती मंडी तो फिर ये जो इमरान खान है उसकी पार्टी है, उन्होंने वोट खरीदे, बेचे। उस पार्टी को मैं जानता हूँ, यकीन मानिए वो आपने वोट जो ओहदे बनते हैं ना, सदर या सेक्रेटरी, खटक, सारे ओहदे वो खरीदे और बेचे जाते हैं पार्टी के अंदर। जब मैं ये बातें करता हूँ तो इन लोगों को समझ नहीं आती। भाई खटक साहब सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ने के लिए गए और मेरे पास भी आए। मैंने कहा तुम नहीं मान सकोगे। उसने कहा ये हम कर लेंगे। पूरा बलूचिस्तान मैंने खरीद लिया है। कौन सा बलूचिस्तान? पीटीआई का, पार्टी का। वहाँ मैंने खरीद लिया है। पंजाब में अलीम खां मेरे लिए खरीद रहा है और आरिफ अलवी को मैं नहीं बनने दूंगा सेक्रेटरी जनरल। उस पार्टी का तो कारोबार यही है। जी, पीटीआई का तो कारोबार ही यही है। और हमारी सियासत में जो सियासतदान हैं, अजीब किस्म के लोग हैं, जब दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो जिस पार्टी में रहकर आए होते हैं उसी को बदनाम करते हैं, उसी के लीडर के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू जो वो करते हैं। बहरहाल हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं और उनको वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये दो छोटे छोटे क्लिप जो मैंने आपको सुनवाए हैं, एक बहुत बहुत पुराना है, 8-9 साल पहले का है। उसमें भी वो कह रहे हैं कि कोई सियासतदान, कोई जर्नैल, कोई जज ईमानदार नहीं है। तो अपने आप को भी तो वो शामिल कर रहे हैं ना इसमें। देखें वो पनामा का जब इसके साथ जो दूसरा सवाल है वो भी ले लीजिएगा कि नून पीटीआई भी गए और पीटीआई के बारे में जो ख्यालात हैं आजकल वो क्या रखते हैं, वो भी आपने सुने हैं। जी जी देखिए काजी साहब, बात ये है कि ये जो पहले क्लिप में ये बात कर रहे हैं कि पनामा की साजिश हो रही है, फलां हो रही है,
10-10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल। तो आप जिस पार्टी के साथ आपका जो ताल्लुक था मियां नवाज शरीफ साहब का, क्या उनको ये नहीं पता था कि ये भी एक जर्नैल की पैदावार है? मियां साहब को जनरल गुलाम जिलानी साहब ने उसको पहले वो लिया था, अपने गोद में लिया था, उनको पाला, उनको फीडर पिलाया। सियासी उनके वालिद फिर जनरल मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक साहब हो गए थे। फिर मियां साहब ने किस तरह से मोहम्मद खान जिनेजो को साइड लाइन करके किस तरह वो मुस्लिम लीग के ऊपर के क्यादत पर वो काबू उन्होंने पा लिया था। तो ये कहना कि जी 10 साल 10 साल 10, आप ये कह रहे हैं कि जी सियासतदान भी वो उनको ठीक नहीं लग रहे, जिसमें खुद को नाम उनका ले रहे हैं अपने आप का, फिर जर्नैल भी उनको नहीं लग रहे, फिर चीफ जस्टिस जो अदलिया है वो भी उनको ठीक नहीं लग रही। तो वो जज साहब किस तरह के होने चाहिए? जस्टिस कयूम जैसे होने चाहिए जो उनके जिनको डिक्टेशन दी जाती थी, ठीक है ना? और कि जी आपने तो 7 साल सजा देने, वो कहते ये तो मैक्सिमम सजा होती है, 5 साल दे देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये अदलिया जो है बिल्कुल उनका मकरू चेहरा भी रहा है। इसमें फौज के कुछ जनरल जो मार्शल्ला लगाया उनके भी मकरू चेहरे हैं। और ये जो अयूब खान की बात करते हैं कि अयूब खान जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो उन्हीं के वजीर खारजा थे ना, जिनको वो डैडी कहते थे। और वो बाद में फिर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी जब अयूब खान का डाउनफॉल हुआ था। तो ये मुझे बताएं, मैं अभी तक जो समझा नहीं, शुक्र है उन्होंने किसी जर्नलिस्ट का नाम नहीं लिया कि सियासतदान भी बुरे हैं, वो जर्नैल भी बुरे हैं और तमाम जजेस भी बुरे हैं। तो इस किस्म की बात करना। इमरान खान के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जी वो मंडी लगी हुई है और मंडी जो है वो बेच रहे हैं, टिकटें बेच रहे हैं। और खैर वो खटक साहब का भी नाम ले रहे थे। आज वैसे वो खटक साहब के भाई को निकाल दिया, लियाकत खटक साहब को। इमरान खान ने जो मिनिस्टर थे उनको पता चला था कि वो जो अभी दूसरा कैंडिडेट जीता है वहां से, तो ये खटक साहब जो है, लियाकत खटक साहब की छुट्टी होगी। और एन मुमकिन है कि वजीर दफा जो अपने मेन परवेज खटक साहब है उनकी भी छुट्टी हो जाए, ठीक है ना? तो ये जो मंडी लगी, तो क्या वो जो 20 जो है एमपीए या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको निकाला है इसी सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, तो क्या वो इमरान खान का कारनामा नहीं था? ठीक है ना? इन लोगों ने कौन से, मतलब नून लीग के जो जीते हैं उन्होंने कोई कार्रवाई की है जिन्होंने वोट दिया था पिछले सेनेट के इलेक्शन में सेनेट के चेयरमैन को? तो ये इस किस्म के जो मामलात हैं वो आप कहते हैं ना कि ये हमाम में नंगे हैं हम, ये खुद जो है ये इमरान खान के NA 48 में ये छोड़कर चले गए थे मुस्लिम लीग नून, ठीक है ना? और मुझे याद है कि साद रफीक को भेजा था मियां साहब ने, फिर बेगम कलसूम नवाज उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उसको जिंदा थी, लेकिन वो नहीं माने थे। फिर इमरान खान के इधर इलेक्शन हुआ 2013 में तो ये जीत गए थे इधर NA 48 में। मेरा भी वोट, क्योंकि इस्लामाबाद में, तो हमने भी वोट दिया था। और ये प्योरली इमरान खान के बल्ले के, अदरवाइज क्योंकि इनके बारे में इनका ख्याल ये होता है कि जब ये इलेक्शन जीतते हैं ये अपने 2 MPs के हवाले से जीतते हैं, क्योंकि ये कभी एक आना नहीं खर्च करते। और एक आना ना खर्च करने की वजूहात बेशुमार है। फिर वो कहते हैं कि टिकट मैं ले दूंगा, बाकी खर्चा तुमने करना है, ठीक है ना? और आज तक इनकी कौमी असेंबली के अंदर जब जितना अरसा ये रहे हैं, अपने हल्के या इलाके के बारे में कभी आज तक इन्होंने बात नहीं की, ठीक है ना? चले, तो इफ्तिखार भाई इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि वो ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि जो आजकल के सिलेक्टर्स हैं वो हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमारा लीडर नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। जरा ये क्लिप सुनिएगा, ये कहते क्या है। जी जी, जैसे चाहे उसको सिलेक्ट करा लें, मैं किसी को इसमें तखसीस नहीं कर रहा। जितनी लीडरशिप हमारी आई है अयूब खान के दौर से अब तक, वो सारी की सारी लीडरशिप जो है वो इनकी मर्जी से आई है। जो इंतकार करता है उसको वो या जिंदा नहीं रह सकता या जलावतन हो जाता है या कर दिया जाता है। नवाज शरीफ आज मुल्क से बाहर बैठे, क्यों बैठे हैं? उनकी बेटी एक जंग लड़ रही है। मुझे खुशी हुई उसकी 3-4 जलसों की जो तकरीरें हैं, उन्होंने कहा कि सिलेक्टर जो हैं वो ये तमाशे कर रहे हैं।
बात अब किसी को हमने अगर ये सारे अगर मैं उनसे मिन्नत फिर करता हूँ जर्नैलों से भी, जर्नैल हमारे तो आप अंदाज़ा करें, आप कहाँ दारों की बात करते हैं, एक जर्नैल जो है 3 साल की एक्सटेंशन लेके कहता है हालत जंग में है पाकिस्तान, मुझे 3 साल दे दो। ऐसी बात कोई करेगा? हंस पड़ेंगे लोग, और भाई पागल हो गए हो या हमें पागल समझते हो। बाजवा साहब, सबसे बड़े पागल तो आप हो गए हैं, लेकिन नहीं, आप पागल नहीं हैं। आपने फ़ायदे उठाने के लिए आपको इक़्तिदार और सहूलतें चाहिए, आप तो ले के बैठे हुए हैं, आपके मज़े आए हुए हैं। दूसरा जो है वो पटवारी का भाई जनरल, क्या नाम मैं भूल जाता हूँ, वो हामिद, हाँ, फैज़ हमीद, अंदाज़ा करें वो अगला चीफ वो बनना चाहता है। ये हमारे मुल्क को इन्होंने एक बिल्कुल एक लॉलीपॉप के तौर पर हर आदमी हमें एक वो गोल समझते हैं, पाँव से मारा फुटबॉल के पूरे मुल्क को 22 करोड़ के मुल्क को 200 जर्नैलों का सिर्फ आप उनके जो असासे हैं वो बता तो एक कौम को। वो एक आता है अमजद शुएब, वो सारी की सारी ज़मीनें हड़प के बैठा हुआ है। दूसरा आता है कुछ यानी कोई पूछने वाला नहीं है। जी इफ्तिखार भाई, आपने सुना कि ये बाजवा साहब पर और फैज़ हमीद साहब पर बड़ी तनकीद ये कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो अदारा है इसका अगर कोई हुक्म नहीं मानता या तो वो गायब कर दिया जाता है, यानी कत्ल कर दिया जाता है, और या फिर जला वतन जो है वो कर दिया जाता है। बहुत सारी बातें इन्होंने की, लेकिन उन्होंने इनकी एक्सटेंशन जो थी कमर जावेद बाजवा साहब की, उस पर भी तनकीद की, लेकिन इनको इतना पता होना चाहिए कि इनकी अपनी जो पार्टी है उन्होंने भी उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। जी इफ्तिखार भाई, क्या कहेंगे आप? देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो इशफाक परवेज कियानी साहब की बात कर रहे हैं, वो DGISI भी रहे थे। जिस तरह ये कह रहे हैं फैज हमीद साहब ने अभी मेरे ख्याल कोर नहीं कमांड की, कोई ऐसा DG नहीं था, ऐसा शख्स जो कोर कमांडर ना रहा हो जो और आर्मी चीफ बनाओ। आज जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब को उन्होंने बना दिया था, आप देखें उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था, तो वो कोर नहीं कमांड की हुई थी उसने। तो ये जो दूसरी बातें कर रहे हैं कि जी वो कोर कमांडर भी चोर है, आर्मी के चीफ जो है वो भी मतलब उसके बारे में भी कह रहे हैं वो बंदे गायब कर देते हैं। तो आप खुद बताएं कि आपके दौर में भी यही आर्मी चीफ भी रहे हैं ना, इशफाक परवेज कियानी भी रहे हैं, फिर वो जो आसम नवाज जंजुआ है वो भी तो रहे थे, जिनकी मिसेस को जाकर ये BMW की चाबी देते हैं मियां साहब, तो ये वो भी तो उन्हीं की पैदावार है ना। तो इस किस्म की जो बातें करने के फौज में म्यूटनी पैदा करने पर इनको पहले भी सजा हुई थी, 23 साल सजा हुई थी। उन्होंने एक लेटर जो है, एक फेक लेटर जो है वो बनाया था जनरल मुशर्रफ के दौर में। अभी भी इनके ऊपर एक पर्चा हुआ है जुलाई 2020 में, और ये भी म्यूटनी पर हुआ है 131 जो है PPC पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक, और मुल्तान पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक आर्मी इनको जो एक पागल शख्स समझती है, क्योंकि इनको ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी, हॉस्पिटल में थे, उनके दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मेरा ख्याल आर्मी जो है इस शख्स को कुछ ज्यादा को वेटेज नहीं देती, और इवन जो मरियम नवाज जो है वो भी कोई इतना वेटेज नहीं देती, और ना मियां साहब इतने वेटेज देते हैं। लेकिन इनकी कोशिश है कि इस किस्म के बयान देकर कोई पैसे शैसे कोई मिले, कोई जो उनका जो खाता खुले, और ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जो सारे आर्मी भी चोर है, जज भी चोर है, और फिर ये कहना ये चाह रहे हैं असल में कि जनाबे वाला ये जो सेनेट का इलेक्शन है 3 महीने के लिए डिले कर दिया जाए, और जनाब ये जो जज हजरात होते हैं ये जो है वो थीफ जस्टिस जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, वो इस किस्म की बातें करके मैं इसी तरफ आ रहा हूँ इफ्तिखार भाई कि उन्होंने अदलिया के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी सुनिएगा कि अदलिया के बारे में ये क्या कह रहे हैं। जी सुनिएगा, मैं दोनों को फिर उसको एनालाइज करके बताता हूँ। अपना इज्जत है, मकाम है, लेकिन वो भी अपना फैसले कर रहे हैं, ऐसे कर लग रहे हैं
तो चीफ जस्टिस साहब भी साथ वाले जो जज साहबान, जैसे वो कोई सियासतदान है और रोज़ाना बैठ के सियासी बयानात जारी कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, वो को सुने, मुझे बुलाए तौहीन अदालत में मुझे बुला रहे, मुझे शर्म आ रही है। चीफ जस्टिस साहब को शर्म आती है या नहीं आती? जज साहबान को शर्म आती है नहीं आती? भाई ये हमारा आइन है, हमारे आइन को साथ तुम ये बखेड़ा क्यों कर रहे हो, छेड़खानी क्यों कर रहे हो? इमरान खान तो बेवकूफ़ है, उसने तो आपके पास मसला लेके आया, आपका सीधा साधा कहना चाहिए कि भाई ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर लो। हमारा क्या ताल्लुक है और आपका ताल्लुक है क्या, मुझे बताएं। चीफ जस्टिस साहब, गुलजार साहब, आपकी हैसियत क्या है? अगर इस फील्ड में आएंगे तो आप 2 कौड़ी के बंदे रह जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो मतलब ये है उस अदारे को इतना तज़हीक के हवाले क्यों करना चाहते हैं आप? इसी अदारे को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान तोड़ने के लिए। फिर आप मजीद पाकिस्तान को तोड़ने और ख़राब करने के लिए आप फैसले करने बैठ गए हैं। आपका हक नहीं है, आराम से बैठ के चीफ जस्टिस बने, वरना इसका जवाब देना पड़ेगा। हम आएंगे तो इन्हें अदालत में बुलाओ मुझे। आपकी कैसी अदालत है? कोई तो तरीका आप अख्तियार करें खुदा के लिए। सारे हमने चले जाना है, लेकिन अपनी बात को तो ऊंचा करते जाऊं। ये जो क्या निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से? बंद करो ये दुकान, ये दुकान है, इस दुकान को बंद करो। चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस ना बने, चीफ जस्टिस बने। आप तो चीफ जस्टिस बन गए हैं सारे के सारे। जी इफ्तिखार भाई, आपने सुना, वो तो कहते हैं कि मुझे बुलाओ, कंटेंट ऑफ कोर्ट पे बुलाओ मुझे। अब मैं बताता हूं, देखें बात यह है इनकी बेबसी क्या है। वो कहते हैं ना मेरी बात जो है वो टीवी में आती है, ना रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट करते हैं, ना अदलिया मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाती है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आती है। आप इससे अंदाजा करें कि इस शख्स का मतलब बयान की वैल्यू क्या है। और आर्मी ने भी इनको पर्चा देकर ना जुलाई 2020 में आखिरी जो पर्चा इन पर म्यूटनी का हुआ था, उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली कि ये बंदा तो शायद पागल है, इनके जिम्मे ही ना पड़ जाए, इसको अगर बंद करेंगे तो, क्योंकि इसका ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। अब चीफ जस्टिस को जी इफ्तिखार भाई, ये तो फिर वैसे ही हो गया ना, जैसे वो सफदर रहमान साहब जो हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर रहमान साहब, वो भी सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। उनकी भी खबर जो है वो नहीं आती मेन मीडिया पे, तो उनको भी इसी कैटेगरी में ये सब अदारे देख रहे हैं। नहीं, मैं वो समझता हूँ जो कैप्टन सफदर है ना, वो सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि वो मरियम का हस्बैंड है, वो सिर्फ इसलिए। और वो भी आपको पता है कुछ रियाल उसको मतलब माहवार मिलते हैं। लेकिन इस शख्स को, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, ठीक है ना, उसकी तो पॉलिटिकल स्ट्रगल ही कोई नहीं थी, उसका वो मियां साहब का बस वो दमाद है, और बाकी उसका दिमाग है या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन ये शख्स की पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। लेकिन ये जो बातें कर रहा है कि चीफ जस्टिस एक थीफ जस्टिस है, देखें थीफ जस्टिस इसने मतलब अगर वो एक पटिशन को सुन रहा है कि जो सेनेट के अंदर वोटिंग जो है सीक्रेट होनी चाहिए या शो ऑफ हैंड होना चाहिए या उसका क्या प्रोसीजर किया जाए, और इसमें अपोजिशन के मुकला भी आ रहे हैं, ठीक है ना, वो कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं सुन रहा ना, तो वो क्या अब सिर्फ इमरान खान की पार्टी को सुन रहा है या फरोग नसीम को सुन रहा है? वो तो सबकी वो बातें सुन रहा है। तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। इनको किस बात की मुसीबत पड़ी हुई है, हागला के ना इनका 3 में ना 13 में, और वो उनके वकला पेश हो रहे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी अपना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, और ये कह रहे हैं कि सेनेट का जो है ना 3 महीने के लिए वो खत्म अपना डिले कर दिया जाए, और उसके बाद जनाब कौमी असेंबली के अंदर तरमीम लाई जाए, और उसके बाद जनाब इलेक्शन करवाया जाए डायरेक्ट,
और फिर इसकी संख्या को डबल कर दिया जाए। इफ्तिखार भाई, ये जो कह रहे हैं कि जी अदलिया जो है ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आइन है, इसको तो इनको देखना ही नहीं चाहिए, तो इंटरप्रिटेशन जो है आइन की वो तो कोर्ट नहीं करनी होती। सर वही मैं कह रहा हूं ना कि इंटरप्रिटेशन जो है तशरीह जो उसने करनी है, बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में भी ये बयान दे रहा था ना कि जनाब 1973 में आइन तो है ठीक है, उनके ड्राफ्टिंग हुई है अपोजिशन के साथ मुश्तरका मिलकर, लेकिन भुट्टो ने इमरजेंसी नाफज की हुई थी और उसके बाद में भी इमरजेंसी आइन तो कभी बनाई नहीं, इसलिए ये बात कर रहा है। अगर आइन ही बनाते भी तुम क्यों कौमी असेंबली के रुकन क्यों बनते थे, तुम क्यों उस कौमी असेंबली के जो आइन के तहत बनती थी आप क्यों बनते थे, और आज क्यों उसी आइन के तहत उसमें तरमीम मांगते हो? आप ये 3 महीने के अंदर क्या आपकी अपनी जमात जो है वो आइन में तरमीम के लिए तैयार है या नहीं है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखा ये मर्डर होने शुरू हो गए हैं सियालकोट के अंदर, और क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हुए, इमरान खान ने और पीटीआई गवर्नमेंट ने बारहा कहा कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बैठें, अदरवाइज ये जो 2023 का जो इलेक्शन होगा वो इससे ज्यादा वायलेंट हो सकता है जो आजकल हो रहा है, ये जो डस्के के अंदर जो हुआ है। तो लिहाजा इस शख्स ने के जो बयानात दे रहा है, या इसको फीड किया जाता है, और या अगर फीड नहीं भी किया जाता तो मेरे ख्याल में इसकी कोशिश ये है कि इसका कोई माल पानी बन सके, ठीक है ना। और ये माल पानी आर्मी को बुरी, इससे ज्यादा क्या हो सकती है बात कि अपने तमाम कोर कमांडर्स, अब चलो एक की बात होती है कि उसने ये हरकत की है, फिर तमाम कोर कमांडर जितने भी जनरल है, कोई 200 जनरल की बात किया, उन सब के जनाब वो होने चाहिए, उनके माल पानी जो है इनका जो बनाते हैं, जिस तरह वो अलर्ज कर रहे हैं। इफ्तिखार भाई, जनरल शोएब जो है उनके बारे में भी कहा है कि जी वो तो सारी जमीनें हड़प करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अमजद शुएब साहब उस वक्त आईएसआई में थे जिस वक्त ये कार्रवाई हुई थी ना इनके खिलाफ, तो वो जमीनों की बात मेरा ख्याल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो कहा जाता है कि अमजद शुएब साहब जो हैं वो जाहिर है कि उनको ऑर्डर था अब जो आर्मी के खिलाफ एक म्यूटनी पैदा करने के, क्योंकि वो मार्शल डिक्टेटर थे जनरल मुशर्रफ, तो जनरल मुशर्रफ ने तो माफ नहीं करना था उनको, 23 साल इनको सजा हुई थी। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको बेल दी थी, 7 साल कैद काट चुके थे ये, ठीक है ना। तो उसके बाद भी इनके बेशुमार पर्चे इनके बनते रहे। अगर पाकिस्तान का आइन इनको कबूल नहीं है ना था, तो अब तो उस वक्त जिस वक्त आप कह रहे हैं कि जी सेनेट में ये कह रहे हैं ना तरमीम होनी चाहिए, या सेनेट के अंदर जो तरीकाकार है वो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए आपकी जो ये 3 दफा हुकूमत आई है नवाज शरीफ की, तो उसमें तब्दीली क्यों नहीं की, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर आपने जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? मियां साहब तो हमेशा यही उनकी लड़ाई रहती रही ना, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ उनकी लड़ाई रही, वो तो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जनाब वहीद काकड़ साहब थे, वो उनके साथ, फिर जनरल जहांगीर करामत, उनसे इस्तीफा इन्होंने लिया, फिर उसके बाद मुशर्रफ के साथ लड़ाई। तो आफ्टर कुछ तो कुछ इनका कोई मसला, तो उस वक्त ये किधर थे, ठीक है ना। तो इनको भी चाहिए था कि जनाबे वाला कि आप इसके अभी जो ये बातें कर रहे हैं आर्मी के अंदर, जो अब देखें ये बातें जो है इंडिया भी सुन रहा है कि चोर है, कोर कमांडर जो है वो भी चोर है, चीफ जस्टिस भी चोर है, सियासतदान भी चोर है। शुक्र है उन्होंने आपको और मुझे नहीं कहा साफी भी चोर है, ठीक है ना, अदरवाइज जो वो यही रह जाता है, जितने भी 3 पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चोर है, तो फिर वो कौन है फिर? जी भाई, अगर मैंने और आपने इस किस्म के बयानात दिए होते तो शायद हमारी जमानतें भी ना होती और हम जेल में सड़ रहे होते। एनीवे, आपका बहुत जो 25 साल कैद हुई है ना शख्स को, उसके बाद उसकी रिहाई भी फिर अभी जो म्यूटनी की 131 जो है सेक्शन है जिसके तहत पीपीसी का, जिसमें म्यूटनी पर अब 25-25 साल की सजाएं होती हैं, ठीक है ना। वो अगर मिलिट्री कोड 1952 का एक्ट लगे ना तो वो उसमें भी फिर माफी नहीं होती। अब हमें नहीं समझ लगती कि इस किस्म के जो या तो इनको माफूक वो क्या कहते हैं दिमागी तवाजन जो इनका खराब करार देकर कहें यार ये जो बंदा बोलता जाए, फिर तो बात समझ लगती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग छोटी सी बात कर दें, ठीक है ना, मुझे याद है कि वो मलिहा लोधी ने लिख दिया था, उसको उठा के वो ले गए थे, फिर और वो मियां साहब ये ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब थे, उस वक्त आईबी के चीफ थे, उन्होंने मलिहा लोधी के खिलाफ पर्चा दे दिया था।
और उसमें एक छोटे, तो इस बेशुमार मेरे पास इस तरह के वो वाकयात हैं जो होते थे। ये अब इस किस्म की अब बातें कर रहा है, एक बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है ना, और फिर उसको ना मीडिया सुनता है, ना चीफ जस्टिस बुलाता है, और ना आर्मी वाले बुलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक आवाज जो है वो उस पर पाबंदी होनी चाहिए, यार इस किस्म की बदमाशी जो है वो अलाउ नहीं है। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आगे किसी और प्रोग्राम में जो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, वेलकम। अल्लाह जी, यही था सबरंग, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको चाहिए कि अपने अदारों की और जो जुडिशरी है हमारी उसकी इज्जत करें, और इस किस्म के जब बयानात दिए जाते हैं तो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है। इनसे परहेज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।